बैड लग है। गाड़ी खराब हो गई, यहाँ ना रिक्शा मिल रहा है ना कोई लिफ्ट दे रहा है। Much better. By the way, I am Bobby. Hi, नितिन. Relax, 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 relax. ये कैसे हो गया है? कुछ नहीं हुआ. डॉक्टर ने कहा कुछ मामूली सी खरोंच हैं. थोड़ा आराम करोगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. ओह यार, वो तो अच्छा है कि वक्त पर आप पहुंच गए वहाँ. Excuse me, मैं आपको इतना एजेड लगता हूँ कि आप मुझे तुम नहीं कह सकते. Very good. यानी आपको अब मैं एजेड लग रहा हूँ, हाँ? एक काम करते हैं, एक साथ एक दूसरे को तुम कहते हैं. डन. डन. ओके. 1 2 3 तुम. थैंक्स यार बॉबी, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ. एक कम वक्त गाड़ी को भी आज ही खराब होना था. ना गाड़ी खराब होती, ना मैं ऑटो लेता, ना तुम्हें धक्का लगता और ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आता, और ना मुझे एक अच्छा दोस्त मिलता. तुम बोलते बहुत हो. इतना बोलते हो कि मालूम ही नहीं पड़ता कि हम पहली बार मिल रहे हैं. ओके, पर्सनल इंटरव्यू शुरू करते हैं. यार इतना जान लिया जाए कि जिससे दोस्ती करने जा रहे हैं वो बंदा चंगा वंगा है कि नहीं. हाँ, शुरू हो जाओ. घर में माँ है, एक छोटी बहन है. वाओ. रहने को घर है, ब्यूटीफुल. खाने को खाना, लेकिन नौकरी ना. तुम्हें नौकरी. व्हाट अ कोइंसिडेंस यार. तुम्हें काम चाहिए और मुझे काम करने वाला चाहिए. सो इफ यू डोंट माइंड, विल यू वर्क फॉर नितिन भंडारी? सोचना पड़ेगा. हाँ भाई, जिस आदमी के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो चंगा है या नहीं? सोच लो भाई, अच्छी तरह सोच लो. चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रास्ते से दवाइयाँ ले लेंगे. आफ्टर ऑल बॉस इज बॉस. ओके बॉस? यस बॉस. अरे तुम कब आए? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए? तुम 2 मिनट बैठो, मैं चाय बना कर आती हूँ, फिर साथ में चाय पीएंगे. हाँ निशा, शायद तुम भूल रही हो कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखा. पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया. तुम बैठो, मैं चाय बना कर आती हूँ. मेरा मूड नहीं है निशा. पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. ऑफिस से मैं जल्दी इसलिए आया था कि सोचा कि यहाँ पर तुम भूखी प्यासी बैठी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नजारा है. वो तान्या के लिए कुछ बुक्स खरीदी थी, इसीलिए बुक शॉप गई थी. बुक्स? अच्छा बहाना. बुक्स के साथ तुम तान्या को अपने माँ बाप के घर छोड़कर आ चुकी हो. अब उसके लिए कौन सी बुक्स खरीदनी थी? दीपक, तुम तो ऐसे पूछताछ कर रहे जैसे आज मैंने घर से पहली बार कदम रखा हो. पूछताछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो. जरा अपने चेहरे को देखो. वो व्रत की वजह से होती है. झूठ मत बोलो निशा. भूख और प्यास से इंसान का चेहरा सुर्ख लाल नहीं होता. ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे कुछ बताना नहीं चाहती? दीपक, ये सच है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हारे ऑफिस से लौटने से पहले मैं घर आना चाहती थी. अब तो तुम्हें मालूम पड़ गया ना कि मुझे सब कुछ मालूम है. अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ गई थी? दीपक, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हर सवालों का जवाब मुझे देना होगा. मेरे सवाल के जवाब में दूसरा सवाल मत करो निशा. बताओ मुझे कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रही? उसी जगह से जहाँ से तुम वापस लौट चुके हैं. निशा, हम इस बकवास के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं और मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता. प्लीज. तो फिर पूछ क्यों रहे हो कि मैं कहाँ गई थी? क्या मतलब है तुम्हारा? दीपक, आज मैं उस खौफ का सामना करके आ रही हूँ जिसकी वजह से रात को मैं बार-बार जाग जाती हूँ. अंधेरे में बिस्तर को बार-बार टटोलती हूँ और ये महसूस करने की कोशिश करती हूँ
कि तुम मेरे आसपास हो भी या फिर। निशा, कहीं तुम प्रिया से मिलके तो नहीं आ रही? हाँ, मैं प्रिया के यहाँ गई थी। This is too much, निशा। तुम अपनी सारी हदों को पार कर रही हो। तुम ना ही मेरी बल्कि मेरे विश्वास और मेरे भरोसे की भी बेइज्जती कर रही हो। तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? अरे मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि तुम इस हद तक गिर चुकी हो? गिरी हुई मैं नहीं, गिरी हुई वो है जो अभी तक अपने पेट में तुम्हारा बच्चा लिए घूम रही है। अरे तो मैं क्या करूं निशा? तुम्हारी इसी वजह से मैं नितिन की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर चुका हूँ। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या? मैं कुछ नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का बाप उसके साथ रहे, हमेशा उसे प्यार करे। तुम्हें क्या लगता है निशा, क्या मैं तान्या से प्यार नहीं करता? करते हो, जरूर करते हो, लेकिन ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हें बेटी से ज्यादा बेटे की चाह थी जो मैं नहीं दे सकी। और प्रिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है, हो सकता है कि वो बेटा हो, और अगर वो बेटा हुआ तो तुम्हें नहीं लगता कि तान्या के सर से उसके बाप के प्यार का साया कम हो जाएगा? निशा, 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 मेरी बात सुनो। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अब क्या बताए दादा, ई घर में हमरे सिवा और कौन है जो सबाई का दुख दर्द अपने कंधे पे उठाए ले? अरे सबाई की तकलीफ को अपना पेट में ले ले, सबाई का दुख दर्द घोल के पी जाए। तुम मुझे अपनी तकलीफ बता रहे हो या मुझ पर तंज कस रहे हो? दादा, हम कौन होते हैं आपके ऊपर तंज करने वाले? क्या मुझे ये याद दिलाना चाहते हो कि कल मैंने तुमसे क्या वादा किया था? अरे आपन वायदा काहे पूरा नहीं करते हो? ओ शेफाली बिटिया की आंखें अब हमसे नहीं देखी जाती, उनका दुख हमसे नहीं देखा जाता है। कब तक हम जया बाबू की खामोशी को सहते रहेंगे? अगर आप ये बाबत कुछ नहीं कर सका तो हमारी एक विनती है, हम यहाँ से चले जाते हैं, रवि बाबू के पास जाकर आ लेंगे। सती सिंह, सब लोग अगर एक एक करके यूं मुंह मोड़ के चले जाएंगे तो ये डैडा किसके सहारे अपनी बची हुई जिंदगी से लड़ेगा? कैसे उम्मीद करेगा कि वो लोगों के मायूस चेहरों पर खुशी की एक मुस्कान ला सकता है? क्या मैं नहीं चाहता कि इस घर में किसी भी हाल, किसी भी सूरत खुशी फिर से दाखिल हो? तो फिर आप कुछ करते काहे नहीं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अपने जख्मों को देखूं या दूसरों को मरहम लगाऊं? शेखर मेरा भी पोता था, उसके मरने पर मैं भी उतना ही टूटा हूं जितने की जया या इंद्र। क्या मैं अपने गमों से लड़ नहीं रहा? इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सब्र करो, आप ही सब कुछ उनको समझा सकते हो, आप मायूस न हो। सत्य सिंह, मैंने कितनी बार जया से बात करने की कोशिश की, कितनी बार ये जानना चाहा कि वो आखिर कब तक घर में यूं गुमसुम अकेली बैठी रहेगी। इतना बड़ा कारोबार और उसने रूपाली के कंधों पर दे रखा। रूपाली को भी तो उसकी सलाह चाहिए थी, लेकिन मैं जब भी कोशिश करता हूं जया से बात करने की, वो मेरी बात को टाल देती है। इससे ज्यादा मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकता। उस माँ ने अपना बेटा खोया है और जिसके लिए वो खुद को गुनहगार समझती है। तुम्हें बताओ सत्य सिंह, मैं क्या करूं? सब्र करो, हमको पूरा यकीन है कि ये घर में जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। हाँ सत्य सिंह, मुझे भी यही उम्मीद है, वरना इस जिंदगी में अब क्या बचा है? इंदर, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी गाड़ी की इंतजार में परेशान होकर किसी पुरानी मैगजीन के पन्ने पलट रहे हो, जिसकी तमाम खबरें पुरानी हो चुकी हैं, उनकी सारी अहमियत खत्म हो चुकी है। डैडा, फिर भी कुछ सुर्खियां जिंदगी भर जहन में इस कदर ताजा रहती हैं जैसे कल ही की बात हो। शेफाली कहाँ है? जी,
डॉक्टर सुखबीर के क्लिनिक गई है। ये तो अच्छी बात है, कम से कम उसने घर से बाहर निकलना तो शुरू किया। और जिया? जी वो अपने कमरे में सो रही है। दिन में? हाँ डैडा, रात को वो सो ही कहाँ पाती है। रात भर इधर से उधर इस कदर भटकती रहती है जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हो। तो तुम क्या उसे सिर्फ देखते रहते हो? उसकी तलाश में उसकी मदद नहीं करते? आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे कि वो मेरी बात सुनेगी? मेरे दिए गए दिलासे को अपनाएगी वो? नहीं दादा, ये हक तो मैं बहुत पहले खो चुका हूं। अब तो उसे मेरे दर्द की सच्चाई पर भी यकीन नहीं आएगा। नहीं इंदर, नहीं, भूल है तुम्हारी। इंदर, कोई भी जख्म खुद गर्ज नहीं होता। वो मरहम से कभी नाराजगी जाहिर नहीं करता, क्योंकि हर इंसान को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तुम्हारा रिश्ता बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए तुम आज भी जिया की जिंदगी के दायरे के आसपास ही हो बेटा। जिस्मानी तौर पे तो आसपास ही नजर जरूर आता हूं इस घर की चार दीवारी के अंदर, मगर जज्बाती तौर पे मेरे पिछले गुनाह मुझे मेरी हदों से बहुत दूर ही रखते हैं। वो तो मैंने भी रखा था बेटा। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम्हारी दूसरी पत्नी भी है, तो ये सदमा मैं कई दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन अब तुम मेरी हदों के अंदर आ गए हो, जिसमें सिर्फ मेरे अपने लोगों को ही आने की इजाजत है और किसी को नहीं। आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी उस भूल को भूले नहीं अभी तक? इंदर, उस भूल की सूरत ही कुछ ऐसी थी जिसे दिल से हटाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तुमने कभी अपनी पत्नी से मिलने की कोशिश की? बेड़ा, वो तो वक्त के धुंध में खोई चुकी थी। ये यूं कहिए कि मैं ही दूर निकल आया था और अपने उस घर के पते को भूल बैठा। उस वक्त रिश्तों की गहराई को मैं समझता ही कहां था डैडा। कभी याद नहीं आती उसकी? उतनी नहीं जितनी अपनी बेटी राधिका की। राधिका? तुम्हारी बेटी? इंदर, ये बात तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई। डैडा, जो जख्म मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, वो जख्म मैं आपको देखकर आपका दुख और बढ़ाना नहीं चाहता था। आज जब मैंने एक बेटा खो ही दिया है, तो मुझे अपनी उस बेटी की याद आ गई, वरना इस बात का जिक्र मैं आपसे कभी नहीं करता बेटा। कभी जिक्र करना भी मत, वरना जिया का दुख जो शेखर की मौत के बाद कम होता नजर आ रहा है, फिर से बढ़ जाएगा इंदर। कितनी भोली हो तुम। मैंने कितनी बार तुम्हें आने वाले खतरों से आगाह किया, मगर तुम सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहती। निशा बेटी, किस्मत उसी की बदलती है जो किस्मत बदलने की ताकत रखता है। और आप सोचते हैं कि मुझ में वो ताकत नहीं है। अंकल, मैंने बहुत कुछ वक्त के हाथ में जरूर छोड़ा है, लेकिन सब कुछ नहीं। कई जगहों पर अपनी तकदीर बदलने के लिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। एक्सीलेंट निशा, बहुत दिनों बाद अपने सुर में तुम्हें बोलते हुए सुना तो अच्छा लगा। मजबूरी है अंकल, बहुत अरसे तक मैं चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा। दीपक को खो देने के डर से अपने आप से चुपचाप लड़ती रही, किसी से कोई शिकायत नहीं की। यहां तक कि प्रिया को भी मैंने दीपक की प्रेमिका के रूप में कबूल कर लिया था। लेकिन अब नहीं, जब वो दीपक के बच्चे को जन्म देने वाली है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि दीपक अपनी औलाद के सिवाय किसी और को अपनी औलाद कहे। और अगर बेटा हुआ तो चौंको मत,
मुझे पता है कि दीपक को बेटे की चाह और तानिया पैदा होने के बाद तुम्हें डॉक्टर ने मां बनने को मना कर दिया। अंकल आगे एक लफ्ज मत कहना। नहीं कहूंगा, ना तुमसे ना किसी और से, मगर एक बात तुमसे जरूर कहूंगा। एक बार तुमने अपना घर टूटने से बचा लिया था बगैर मेरी मदद के, मगर इस बार तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रिया अब नितिन की बीवी है, उस नितिन की जिसने उसको अपनाया है सारी सच्चाइयों के बाद। इसलिए इस बार तुम्हें मेरी सलाह भी चाहिए और मदद। तभी तो आप इस वक्त मेरे घर में मेरे सामने खड़े हैं। दीपक कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर गए हैं, उससे पहले आप। अगर उससे पहले कोई प्रिया के साथ हादसा हो जाए तो? मतलब नहीं, तुम्हारी मंजूरी चाहिए, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें मालूम है तुम्हारा ये अंकल तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मर गए, अब और नहीं चला जाता। और इस लोकेलिटी में तो कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल भी नहीं है। अंजलि, तुमसे एक बात पूछूं मैं? निवेदा आंटी ने तुम्हें एक अच्छा घर देने के लिए दिया और फिर भी तुम एक नए मकान की तलाश कर रही हो। अब मैं आंटी पर बोझ नहीं बनना चाहती आशीष। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। और फिर जहां तक मुझे पता है वो तो ऐसा सोचती भी नहीं है कि तुम उन पर बोझ हो। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं सोचती। उन्होंने तो हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है, अपनी सगी माँ से भी ज्यादा। लेकिन क्या है ना आशीष, हर बेटी को अपनी माँ से अलग एक नई जिंदगी शुरू करनी ही पड़ती है। वाह 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 वाह, कितने महान विचार है तुम्हारे। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हें नया मकान नहीं मिल जाता, आशीष तुम्हारे साथ है। आशीष, तुम क्या यूं ही घूमते रहोगे मेरे साथ? अपनी मंजिल की तुम्हें फिक्र ही नहीं है? उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। कैसी हो बेटी? बहुत ढूंढा तुम्हें। बेटी मैं जानता हूं कि तुम बहुत नाराज हो मुझसे, और नाराज होने का हक भी है तुम्हें। तुम शेखर के बहुत करीब रही हो, इस नाते हमारा भी तुम पे कुछ हक बनता है। मैं तो चाहता हूं कि तुम वापस लौट आओ। किस रिश्ते से? मेरी तो आपके बेटे से शादी भी नहीं हुई थी। मैं आपकी बहू नहीं हूं। जब शेखर ही नहीं रहा तो आपके घर आने का सवाल ही नहीं उठता। तुम भूल कर रही हो बेटी, एक रिश्ता अब भी है जो तुम्हारी कोख में है। बेटी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमको बहुत से बाप होने के नाते ना सही, अगर इंसान होने के नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। एक मिनट, इसे देखिए, ये मेरा दोस्त है आशीष। मैं इसे शेखर से पहले से जानती हूँ। जब मैंने इससे कोई उम्मीद नहीं की तो आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं? देखिए, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शेखर अपनी बेटी नहीं ढूंढता। मेरी कोख में उसका जो बच्चा पल रहा है वो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं अकेली नहीं। चलो आशीष, तेरा दम घुट रहा है। अंजलि एक मिनट रुको, अंकल तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मुझे किसी की झूठी दलीलें नहीं सुननी है। अंजलि, अब इस बच्ची को कैसे समझाऊं इसे?